हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चलिए आज से हम लोग एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट बायोमोलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पर मैं स्ट्रिक्टली बता दूँ आपको कि हम लोग केवल एनसीईआरटी रिकैप सीरीज़ है ये। एनसीईआरटी रिकैप सीरीज़ में हम लोग बेसिकली जो एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है, जो बच्चे नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि केवल नीट वाले ही देखें, बाकी लोग भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक्स है ना वो बेसिक्स हम यहाँ पे सारे के सारे डिस्कस करेंगे। हाँ, कंटेंट जो है वो थोड़ा लिमिटेड ही रखेंगे जितना एनसीईआरटी में हमें बताया है। चलिए, बायोमोलिक्यूल्स का ये सबसे पहला वीडियो है जिसमें हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, केमिकल एनालिसिस कैसे करते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की बात कर ली, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस कैसे करना है, माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, वो सब कुछ हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो, जब हमने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की टिश्यू का एनालिसिस किया है ना, और साथ साथ में हमने जब एनालिसिस किया अर्थ क्रस्ट का, अब अर्थ क्रस्ट तो क्या हो गया, नॉन लिविंग पार्ट है, और टिश्यू जो हो गया वो गया लिविंग पार्ट। अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या होता है? अर्थ क्रस्ट का ये मतलब होता है, देखो ये अपना अर्थ एक स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो जो सबका सबसे बाहर वाला जो सरफेस है इसको अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। मतलब आप बेसिकली ऐसे समझ लो कि जो जिस सरफेस पे हम रहते हैं उस सरफेस की मिट्टी की ही अगर हम बात कर ले तो वो क्रस्ट का ही पार्ट है। तो जब हमने एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर अर्थ क्रस्ट की स्टडी की और एक लिविंग टिश्यू की स्टडी की, तब हमें कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट दोनों में सेम मिला है ना। ऑलमोस्ट सेम की बात करें, हम ऐसा नहीं कह रहे कि पूरा का पूरा सेम था, एक ऑलमोस्ट सेम कॉम्पोजिशन इसका रहता है। जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे अर्थ क्रस्ट में वो सारे के सारे लिविंग टिश्यू में भी प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं दोनों के अंदर। अभी एनसीईआरटी की एक टेबल है, और ये टेबल जो है वो ली गई है सीएनआर राव की एक बुक है, अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री, हैदराबाद से, है ना। उस बुक से रेफरेंस लिया गया इस टेबल का। तो इस टेबल में कंपैरिजन किया गया है अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में। ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग, उन एलिमेंट्स का परसेंटेज वेट इसमें स्टडी किया गया। तो कंपेयर करें यहाँ पे अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में, तो पहले हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में 0.14, ह्यूमन बॉडी में 0.5। कार्बन को देखो आप, कार्बन अर्थ क्रस्ट में केवल 0.03% है वेट में, और ह्यूमन बॉडी में 18.5%। ये काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पे, है ना। 0.03 कार्बन अर्थ क्रस्ट में, ह्यूमन बॉडी में 18.5। ऑक्सीजन 46.6, 65, फिर नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकन। अब सिलिकन की अगर हम बात करें तो आप देखो जो अर्थ क्रस्ट रहता है बेसिकली सिलिका यानी मिट्टी का ही बना है, इसलिए आपको सिलिका बहुत ज़्यादा मिलेगा। कहाँ पर? सिलिकॉन बहुत ज़्यादा मिलेगा अर्थ क्रस्ट में, लेकिन ह्यूमन बॉडी में सिलिकॉन बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है। ठीक है, तो ये कुछ जो बेसिक जो ज़्यादा डिफरेंसेस है उसमें आप थोड़ा सा एक ध्यान रखिएगा। कार्बन को देख लेना आप एक बार, कार्बन अर्थ क्रस्ट में बहुत कम रहता है लेकिन ह्यूमन बॉडी में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जो है डिफरेंसेस है। इसमें ना एक चीज़ आपको जो याद रखनी है इस टेबल से, वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ कि आपको इस टेबल में क्या याद करना है। आपको इस टेबल में याद करना है इन एलिमेंट्स का सबसे जो है ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आप कह सकते हो कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट मिलता है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है O 65% ऑक्सीजन, फिर आता है कार्बन 18.5% कार्बन, फिर बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन आता है 3.3%, कैल्शियम की अगर बात करूँ तो 1.5%, और फिर आता है हाइड्रोजन 0.5%। तो इनिशियल टॉप 5 ही लिए हैं मैंने। तो ये सीक्वेंस आपको याद करना है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फिर हाइड्रोजन। ये परसेंटेज वेट है सब अलग अलग एलिमेंट्स का। फिर एक एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन कहती है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एबंडेंस है अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में, इसमें ये काफ़ी हाई रहता है। इट इज़ हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट। किसका? कार्बन और हाइड्रोजन का। आपको ये ध्यान रखना है कि इनका दूसरे एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में काफ़ी हाई अमाउंट में रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में देन इन अर्थ क्रस्ट। अब आप देख लो ये कैसे, तो आप देखो अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन कितना कम है, केवल 0.14%, जबकि ह्यूमन बॉडी में 0.5% रहता है हाइड्रोजन। सिमिलरली कार्बन की भी मैंने बात की, अर्थ क्रस्ट में 0.03% और ह्यूमन बॉडी में 18.5%। तो कार्बन और हाइड्रोजन, इसका आपको याद रखना है।
चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई एलिमेंट्स की बात हो गई कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा और सबसे कम कौन सा एलिमेंट रहता है। अब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर सेल की, ठीक है। तो सेल के अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा, अब मैं कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला केमिकल कौन सा है? वाटर, सबसे ज़्यादा वाटर। देखो डिफरेंस है, पहले हमने क्या कहा, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट तो वो था ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, ये एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं आ गया हूँ सब्सटेंसेस पे, अब मैं आ गया हूँ कंपाउंड्स पे। तो वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा अबंडेंट केमिकल होता है। ये सीधा सीधा एक क्वेश्चन जो नीट में पूछा जाता है। और ये एक और टेबल एनसीईआरटी की जिसमें बेसिकली परसेंटेज दे रखा है, सेल के मास का टोटल परसेंटेज की यहाँ पे बात कर रहा है। जैसे कि वाटर किसी भी सेल का 70 to 90% मास बनाता है, वाटर किसी भी सेल का 70 to 90% मास बनाता है, इसलिए हमने कहा वाटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। प्रोटीन्स 10 से 15, कार्बोहाइड्रेट्स 3, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड्स 5 से 7% और आयंस 1%। अब इसमें आपको देखो सीक्वेंस याद करना है, सबसे ज़्यादा से लेकर सबसे कम, इसका एक डिसेंडिंग ऑर्डर याद करना है, क्योंकि एग्जाम में नीट में ये बहुत बार पूछा गया है। और मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। आपको एक निमोनिक याद करना होगा, वो है हाई पावर न्यूक्लियाई, हाई पावर न्यूक्लियाई, ठीक है। हाई पावर न्यूक्लियाई से आप कैसे याद करोगे? सबसे पहले आप हाई का H रिप्रेजेंट्स करेगा H2O को, तो सबसे ज़्यादा H2O। फिर पावर का P रिप्रेजेंट करेगा प्रोटीन को, तो वाटर के बाद सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? प्रोटीन, 10 से 15%। ये देख लो आप, सबसे पहले वाटर, सेकंड नंबर पे प्रोटीन। फिर न्यूक्लियाई से शुरू करते हैं, तो न्यूक्लियाई में जो N और U है ये रिप्रेजेंट करेगा न्यूक्लिक एसिड को, तो प्रोटीन के बाद सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा आपको? न्यूक्लिक एसिड। ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार आ चुका है, तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड के बाद में हम बात करते हैं सी यानी कार्बोहाइड्रेट्स। ये देखो आप, न्यूक्लियाई का NU तो न्यूक्लिक एसिड, और C का मतलब हो गया यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स ये आ गया आपके चौथे नंबर पे, 3% दिख रहा है आपको यहाँ पे। उसके बाद में आता है L, इस L का मतलब होगा यहाँ पर लिपिड्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स से कम लिपिड्स। तो ये देख लो आप, लिपिड्स कितना? 2%, तो 5वें नंबर पे आ गया लिपिड्स, ये हो गया L फॉर लिपिड्स। फिर बच्चा E और I, तो E और I का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट्स और आयंस। देखो आयंस को ही आप इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हो, तो E और I का मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स और आयंस, तो ये होता है केवल 1%, तो ये आ गया 6th नंबर पे। तो ये हाई पावर न्यूक्लियाई से आप ये सीक्वेंस याद कर सकते हो, वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड देन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयंस। ये इतना आपको टेबल याद रखनी है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में, जो आपको याद रखना है। अब हमारी बॉडी में, लिविंग टिश्यूज़ में, सेल्स में जितने भी कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं, उन सभी कार्बन कंपाउंड्स को कहा जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स आप सबको पता ही है, बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया कि एक किसी भी बायोलॉजिकल टिश्यू में मिलने वाले सारे के सारे कंपाउंड्स, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे कंपाउंड्स बोला तो इसमें सब आ जाएगा, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, मोनोमर हो, डाइमर हो, ये सारे, कोई भी कंपाउंड अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो वो बायोमॉलिक्यूल कहलाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। और यहाँ पे हम कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, देखो क्लियर है यहाँ पे ना। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा आपको अगर कुछ ध्यान रखना है तो आपको लाइंस बहुत अच्छे से पढ़नी है। जब भी हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स की बात करेंगे, वो सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ वाटर की, तो क्या वाटर बायोमॉलिक्यूल है? नहीं, वाटर बायोमॉलिक्यूल की कैटेगरी में नहीं आता। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं ना, केवल वही बायोमॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए जब हम बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर स्टडी करते हैं तो उसमें हम लोग बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, यही सब स्टडी करते हैं। तो व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स? ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट इन एनी लिविंग टिश्यू। चलिए फिर अब हम सबसे ये देखते हैं कि कौन कौन से कार्बन कंपाउंड्स हमारे सेल्स में या हमारे टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। तो उसका, किसी भी टिश्यू का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उसका एनालिसिस हम यहाँ पे पढ़ते हैं। कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखते हैं हम लोग, है ना, किसी भी सेल का केमिकल कॉम्पोजिशन। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन स्टडी करना है तो आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी किसी भी लिविंग टिश्यू की। लिविंग टिश्यू में आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हो या कोई लीवर का पीस ले सकते हो। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, ये तो केवल एक एग्जांपल है, वेजिटेबल और लीवर पीस, लेकिन लिविंग टिश्यू में आप कुछ भी ले सकते हो।
सबसे पहले उस लिविंग टिश्यू को हमें एक मोटर एंड पेसल में, मोटर एंड पेसल इसको कहते हैं, देखो आप ये आपने घरों में देखा होगा, है ना। तो बेसिकली ये घर वाला नहीं है, ये वो लैब वाला है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को इस तरह से कूट के पीसा जाता है, उसको ग्राइंड करने में काम आता है, इसको मोटर एंड पेसल कहा जाता है। तो आप इस मोटर एंड पेसल में लिविंग टिश्यू लें और उस लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में ग्राइंड करें ना। व्हाट इज़ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड? तो ये देखो आप, ये COOH हो गया और इसमें 3 क्लोरीन जुड़े हैं, तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को मोटर पेसल में लिया, लिविंग टिश्यू को उसमें लिया और अच्छे से उसको जो है ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद में हमें एक थिक स्लरी मिलेगा ना। व्हाट इज़ स्लरी? स्लरी इसको कहते हैं। तो जब भी आप ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में इसको आप अच्छे से ग्राइंड करोगे तो ये मिलकर इस तरह से का एक हल्का सा विस्कस थिक स्लरी बन जाता है। अब क्या करेंगे हम, इस थिक स्लरी को स्क्वीज़ करेंगे या स्ट्रेन करेंगे किसी चीज़ क्लॉथ या कॉटन से। ये देखो, ये चीज़ क्लॉथ या कॉटन ऐसा होता है, इसमें हल्के से बीच में से ना ऐसे पोरस रहता है ये थोड़ा सा। तो इसको इस कपड़े में डाला और इसको स्ट्रेन किया। स्ट्रेन किया मतलब कुछ ऐसा वो करते हैं ना, जैसे आपने कभी किसी हलवाई को जलेबी बनाते देखा होगा, तो ये ऊपर से इसको स्क्वीज़ करता है अच्छे से। तो अब देखो ना, यहाँ पर कंसेप्ट समझना आप अच्छे से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पर हमने लिक्विड कौन सा यूज़ किया, हमने लिक्विड यूज़ किया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को और अच्छे से ग्राइंड किया, स्लरी बनाई। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो इस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिज़ोल्व हो जाएंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो इस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व। अब अगर ये डिज़ोल्व हो गए तो ये एक तरह से एक ना सल्यूट था, और सल्यूट और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड बन गया सॉल्वेंट। तो ये बेसिकली ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और उन सब्सटेंसेस का बन गया एक सोल्यूशन। अब जब हम इसको स्क्वीज़ करेंगे तो ये सोल्यूशन यहाँ से बाहर नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको सब पता ही होगा अच्छे से, जब भी आप किसी चीज़ को फिल्टर आउट करते हो तो जो फिल्टर होके नीचे पहुँचता है उसको तो कहा जाता है फिल्ट्रेट, और जो फिल्टर नहीं हो पाता वो उसी कपड़े में रह गया और उसको आप कहते हो रिटेंटेट। तो जो पीछे रिटेन हो गया वो रिटेंटेट, और जो फिल्टर होके नीचे आया उसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट में बेसिकली क्या आया, फिल्ट्रेट में आया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और उसके साथ उसके अंदर डिज़ोल्व सारे के सारे मॉलिक्यूल्स। अब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में कौन कौन डिज़ोल्व होगा, तो जितने भी छोटी साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटी साइज़ के मॉलिक्यूल्स ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में क्या हो गए, डिज़ोल्व, और वो आपको मिलेंगे फिल्ट्रेट में। और जितने भी बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स इस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिज़ोल्व नहीं होते। अब वो डिज़ोल्व नहीं होंगे तो वो उस एसिड के साथ में नीचे फिल्ट्रेट में नहीं आएंगे और वो कहाँ रह जाएंगे, रिटेंटेट में। तो इसकी बात करते हैं। तो जो बना फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट में कौन कौन आएंगे, सारे मॉलिक्यूल्स जो एसिड सोल्यूबल है, जो एसिड सोल्यूबल है, जो एसिड में डिज़ोल्व हो गए, वो ऑब्वियसली फिल्ट्रेट में आएंगे। तो वो सारे मॉलिक्यूल्स जो एसिड में डिज़ोल्व हो गए वो मिलकर बनता है एसिड सोल्यूबल पूल या एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन या पूल, उन सभी मॉलिक्यूल्स का पूल जो एसिड में डिज़ोल्व हो गए उसको आप कहोगे एसिड सोल्यूबल पूल या फ्रैक्शन। समझना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी साइज़ छोटी है, और जिनकी साइज़ बड़ी रह गई उसको आप कहोगे रिटेंटेट या एसिड इनसोल्यूबल पूल या एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, क्योंकि एसिड में डिज़ोल्व नहीं हुए क्योंकि इनका साइज़ बड़ा था। क्लियर। अब एसिड सोल्यूबल पूल की बात करें तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको इस एसिड सोल्यूबल पूल में मिलेंगे, और ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ये छोटे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए इनको कहा जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, या सिंपली कुछ बुक्स में लिख देते हैं इसको बायोमॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स। देखो अब एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने इन्हीं माइक्रो मॉलिक्यूल्स को सिंपली बायोमॉलिक्यूल्स नाम दे दिया। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो बायोमॉलिक्यूल्स में सब आते हैं, चाहे वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो या मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो, लेकिन माइक्रो मॉलिक्यूल्स को इन मोस्ट ऑफ द सेंसेस में बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो एसिड सोल्यूबल पूल में जितने भी आएंगे वो सारे के सारे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और रिटेंटेट में कौन से आएंगे आपके, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, तो उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स या बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा जो डिफरेंस आएगा वो लिपिड्स का आएगा। मैं इस लिपिड्स पे भी वापस आऊँगा, है ना, मैं लिपिड्स पे भी वापस आऊँगा। फिलहाल आप क्या याद रखोगे कि लिपिड्स आपको किस में मिले, लिपिड्स मिले एसिड इनसोल्यूबल पूल में। लिपिड्स किस में मिल रहे हैं, एसिड इनसोल्यूबल पूल में। ये फिलहाल आप याद करो, क्यों मिल रहा है मैं आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में।
तो वापस बता रहा हूँ, एसिड सोल्यूबल पूल में कौन मिलेंगे? वो मॉलिक्यूल्स जो छोटे थे तो एसिड में डिसॉल्व हो गए, और जो मॉलिक्यूल्स बड़े थे साइज में वो एसिड में डिसॉल्व नहीं हुए, तो वो एसिड इनसोल्यूबल पूल या एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में आपको मिलेंगे। और एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन आपको कहाँ मिलेगा? रिटेंटेट में। एसिड सोल्यूबल आपको कहाँ मिलेगा? फिल्ट्रेट में, क्योंकि वो एसिड में डिसॉल्व हो गए तो वो फिल्टर होके बाहर आ जाएंगे सारे के सारे। चलो अब हम लोग कंपेयर करते हैं एक बार माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स को। ठीक है, वापस एक बार बता रहा हूँ, एनसीईआरटी ने मैक्रोमोलिक्यूल्स को ही सिंपली बायोमोलिक्यूल्स कह दिया है, और मैक्रोमोलिक्यूल्स को नाम दिया गया है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। नाम ही होता है, माइक्रो मतलब होता है छोटा और मैक्रो मतलब रहता है बड़ा, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। साइज़ की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, छोटे रहेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स बड़े रहेंगे। फिर मेन आता है इनका मॉलिक्यूलर वेट। बिकॉज माइक्रोमोलिक्यूल्स का साइज़ छोटा है तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी ऑटोमेटिकली कम ही रहेगा, है ना, सिंपल सी बात है, साइज़ छोटा है तो मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा। तो आप ध्यान रखें, माइक्रोमोलिक्यूल्स का वेट जनरली 1000 डाल्टन से कम रहता है। ये डीए का मतलब होता है डाल्टन, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट डाल्टन यूनिट में जो है वो मेजर किया जाता है। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम आता है, और मैक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट जनरली 10,000 से ऊपर ही रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोमोलिक्यूल्स 1000 से कम और मैक्रोमोलिक्यूल्स 10,000 से ज़्यादा। ये सीधे सीधे एग्जाम के क्वेश्चन है। अब माइक्रोमोलिक्यूल्स कहाँ मिला था आपको? तो हमने कहा ये एसिड सोल्यूबल पूल में मिलेंगे सारे, और मैक्रोमोलिक्यूल्स ये मिलेंगे आपको एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन या एसिड इनसोल्यूबल पूल में। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि माइक्रोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं और मैक्रो में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले आएंगे मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये जितने भी मिनरल सॉल्ट्स हैं वो। उसके अलावा शुगर आ गई। अब शुगर्स मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स, उसके अलावा अमीनो एसिड्स आ गए, न्यूक्लियोटाइड्स आ गए और लिपिड्स आ गए, ठीक है। लिपिड्स में मैं आऊँगा, 2 मिनट रुको आप। देखो, शुगर छोटे मॉलिक्यूल्स, इनके पॉलीमराइजेशन से इसका बड़ा वर्जन बनता है जिसको आप कहते हो कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर्स भी आते हैं और पॉलीसेक्राइड्स भी आते हैं। तो शुगर्स में बेसिकली मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स आते हैं। इन्हीं शुगर्स के पॉलीमराइजेशन से बनता है पॉलीसेक्राइड, और अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये ध्यान रखना आप, ये सारे पॉलीमर्स हैं इनके। तो शुगर छोटा मॉलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल, इसके पॉलीमराइजेशन से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा पॉलीसेक्राइड, तो ये मैक्रोमोलिक्यूल में आएगा। अमीनो एसिड छोटा मॉलिक्यूल है, माइक्रोमोलिक्यूल, इसके पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन बनते हैं तो ये बन गया मैक्रोमोलिक्यूल। न्यूक्लियोटाइड्स माइक्रोमोलिक्यूल्स, इनके पॉलीमराइजेशन से बनेंगे न्यूक्लिक एसिड्स जो कि है मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो कितना सिंपल और कितना आसान है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिपिड्स के केस को लेते हैं हम, देखो यहाँ पे। अब हम बात करते हैं लिपिड्स की, और यहाँ सारा कंसेप्ट क्लियर करते हैं लिपिड्स का। देखो, एक छोटा सा आप एक काम करो, पानी लो किसी ग्लास में, ठीक है, और इस पानी में आप एक काम करना, ज़रा सा आज घी डाल के देखना। देखना पानी और घी मिक्स ही नहीं होंगे, पानी और घी मिक्स ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि घी क्या है? घी एक लिपिड है, यह हाइड्रोफोबिक होता है। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक, और जबकि वाटर क्या है? हाइड्रोफिलिक, तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, हाइड्रोफिलिक। जो आपने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ली, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड क्या है? हाइड्रोफिलिक है। ये भी ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड भी क्या है? हाइड्रोफिलिक। तो क्या लिपिड्स इसमें डिसॉल्व होंगे? लिपिड्स इसमें डिसॉल्व हो ही नहीं सकते। तो बिकॉज लिपिड्स इसमें डिसॉल्व हो ही नहीं सकते, तो ये एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में कैसे मिलेगा आपको? मिल ही नहीं सकता, है ना। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में वो डिसॉल्व नहीं होंगे तो वो एसिड सोल्यूबल पूल में आ ही नहीं सकते ना, वो तो समझ रहे हो। तो ये रिटेंटेट में ही रह जाएगा आपका। लिपिड्स कहाँ रह जाएंगे? रिटेंटेट में ही रह गए, फिल्ट्रेट में नहीं आए। लेकिन अब मैं अगर लिपिड्स के साइज़ की बात करूँ तो लिपिड्स का साइज़ छोटा रहता है, लिपिड्स का साइज़ छोटा रहता है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग ये माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग ये क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल्स। लेकिन मिलेगा किस में आपको? ये मिलेगा एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में मिलने के पीछे रीज़न है कि हाइड्रोफोबिक है, बट साइज़ के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये माइक्रोमोलिक्यूल्स की ही कैटेगरी में आएंगे। लेकिन एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में ये आपको मिलेंगे, इसलिए मैंने लिपिड को यहाँ पे किस में लिखा? माइक्रोमोलिक्यूल में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा बायो माइक्रोमोलिक्यूल है
जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में मिलेगा, तो आपका आंसर होगा लिपिड्स। तो लिपिड्स का केस आपको अलग से याद रखना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से भी कम रहता है। नॉर्मली 1000 डाल्टन से कम वालों को माइक्रोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं, ये 800 डाल्टन से भी कम है, तो ये है माइक्रोमोलिक्यूल ही रहेगा। लेकिन हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में देखने को मिलेगा। इसलिए एनसीईआरटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो नीट में भी कई बार आ चुकी है कि लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, लिपिड्स मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं हैं, ठीक है। लेकिन हम कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि लिपिड्स हमें मिलते हैं एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में, जिसमें मिलते हैं हमें सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्लियर? तो याद रखें आप, लिपिड्स किस में आएंगे? लिपिड्स हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे चलते हैं। देखो अभी तक हमने जो एनालिसिस किया उसमें हमने बेसिकली एनालिसिस किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, शुगर, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियस, ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स हैं। अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो दो एनालिसिस दे रखे हैं एनसीईआरटी में। ये जो आपने किया था ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड वाला, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, और अब आप जो करोगे वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के लिए। ये भी सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है, लिविंग टिश्यू लो और उसका वेट मेजर करो। तो देखो जब आप इसका वेट मेजर करोगे तो इसको आप कहोगे वेट वेट। क्यों कहोगे आप इसको ऐसा? क्योंकि किसी भी लिविंग टिश्यू में अभी हमने देखा कि वाटर का कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा है, वाटर का कॉम्पोजिशन मैक्सिमम रहता है। तो जब तक उसमें वो वाटर प्रेजेंट है तो वाटर का भी वेट उसमें कैलकुलेट हुआ है, इसलिए इस वेट को कहा जाता है वेट वेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसको ड्राई कर देंगे अच्छे से। जब आप उसको ड्राई करोगे हाई टेम्परेचर पे तो सारा का सारा वाटर क्या हो गया? इवेपोरेट। तो जब उस टिश्यू में से सारा पानी इवेपोरेट हो गया, अब आप उसको वापस वे करो, वापस उसका वजन लोगे, तब आप इसको कहोगे ड्राई वेट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, आप ध्यान रखें, है ना। ड्राई क्वेश्चन पूछते हैं कि ड्राई वेट और वेट वेट में क्या डिफरेंस रहता है। तो जब आप उसमें वाटर का वेट भी इंक्लूड कर रहे हो तो वेट वेट, और सारा वाटर इवोपरेट करने के बाद जब आप उसको वे कर रहे हो तो वो कहलाता है ड्राई वेट। अब आपने इसका ड्राई वेट कैलकुलेट किया, अब आप इस टिश्यू को पूरी तरीके से बर्न कर दो। क्या होता है जब आप किसी भी, हम लोग हमारे बॉडी की बात कर लेते हैं, किसी भी बॉडी को जो पूरी तरीके से जला दिया जाता है तो पीछे क्या बचता है? ऐश, राख बचता है पीछे। क्यों? और उस वक्त क्या होता है, जितने भी आपके कार्बन कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन सब का हो जाता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होकर इनका गैसियस फॉर्म बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर हो गया। आप किसी भी डेड एनिमल की बॉडी को जला के देखो आप, तो क्या होगा? उसमें से वाटर सारा और कार्बन कंपाउंड सारे गैसियस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर की फॉर्म में क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और सबके सब वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो अब पीछे क्या बचे? अब पीछे बचे सारे के सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और जो पीछे राख बच गई है ना, ये होती है राख, देखो ऐश कहते हैं इसे, है ना। बर्न कर दिया हमने टिश्यू को तो पीछे ऐश बची। अब इस ऐश के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्या इस ऐश के अंदर वाटर प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि हम उसको पहले ही ड्राई कर चुके हैं। क्या इस ऐश के अंदर कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि टिश्यू को हम पूरा बर्न कर चुके हैं, तो सारे कार्बन कंपाउंड्स क्या हो गए हैं? ऑक्सीडाइज। तो अब इस ऐश में क्या बचा है? केवल और केवल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम और इनके कंपाउंड्स। तो इस तरह से आप अब इस ऐश की हेल्प से आप इसके अंदर जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है उसका एनालिसिस कर सकते हो। और जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको इस तरह के आयंस मिलेंगे, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। वाटर नहीं, इसको नहीं शामिल करेंगे हम, ठीक है। ये हम पहले ही इसको एवोपरेट करवा चुके हैं। ये बस बता रहा है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। ये टेबल जो है ना एनसीईआरटी की, वो ये कहती है कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, पर ये वाटर आपको ऐश में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। उसके अलावा आपको जो कंपाउंड्स दूसरे हैं, सोडियम क्लोराइड इनऑर्गेनिक, कैल्शियम कार्बोनेट इनऑर्गेनिक, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, ये सारे के सारे क्या है? इनऑर्गेनिक हैं। वाटर स्ट्रिक्टली याद रखें, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता। ये बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं, है ना। तो वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये इसी टेबल में सही इन्होंने प्लेस किया है। अब आप जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ बात करें, जैसे सल्फेट्स की बात करें, फॉस्फेट्स की बात करें, तो ये सब भी आपको एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में भी मिलेंगे आपको सारे। क्यों? क्योंकि ये इजीली एसिड में जो है डिसॉल्व हो जाते हैं। तो समझ में आया? तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कंपाउंड्स का और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किसी भी टिश्यू में।
तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट मेटाबोलाइट्स, जो अलग अलग टाइप के मेटाबोलाइट्स है। उसके बाद हम मोनोमर्स, पॉलीमर्स, पूरा बायोमोलिक्यूल्स हम धीरे धीरे लेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और मेल आईडी पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको किसी तरह के डाउट हो, और आप अपने डाउट्स मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, ताकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं आप तक और पहुंचा सकूं। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।